नमस्कार। मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के इस तीसरे ई लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो पिछले 2 लेक्चर के बाद तीसरे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आगे का सिलेबस है उसको हम शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 में आपसे बताया था कि आपको फ्लूइड है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड है। तो फ्लूइड के बारे में हम बात कर चुके हैं। तरल क्या होते हैं, तरल कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मैटर के बारे में और हमने बात किया था। तो पहले और दूसरे वीडियोस में हमने बेसिक चीज़ें कुछ डिस्कस की थी। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तरलों के गुण के बारे में शुरू करने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड कौन कौन सी होती हैं। तो कुछ मुख्य जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको जानना और समझना प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुए तो यकीन मानिए ये जो सब्जेक्ट है आपका हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स आपके समझ से बाहर हो जाएगा और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और दूसरे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो ये बहुत आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सरल तरीके से मैंने इसको समझाया है, बताने का प्रयास किया है। कोई भी आपको यदि दिक्कत आए, समझ में ना आए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको दोबारा से रिपीट करके या एक नया वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए फिर से मैं अपलोड कर दूंगा। तो कुछ जो महत्वपूर्ण जो गुण होते हैं तरलों के, कुछ महत्वपूर्ण गुण आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे घनत्व होता है, डेंसिटी जिसको कहते हैं, आपेक्षिक आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम जिसको कहते हैं, आपेक्षिक भार, स्पेसिफिक वेट जिसको कहते हैं, आपेक्षिक गुरुत्व जिसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, श्यानता जिसको विस्कोसिटी कहते हैं, शुद्ध गतिक श्यानता जिसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं, केशिकत्व यानी कैपिलैरिटी कहते हैं अंग्रेजी में, संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, और पृष्ठ तनाव जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ एक बात मैं अपने स्टूडेंट से ज़रूर कहता हूँ कि जो भी गुण हैं, जैसे कोई भी शब्दावली है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं तो उसका हिंदी में जानने के साथ साथ अर्थ आप अंग्रेजी में उसको शब्द को एज इट इज़ कहना ज़रूर सीखिए। होता क्या है, जैसे परीक्षा में मान लीजिए घनत्व आपको आता है, आप हिंदी में जानते हैं कि घनत्व किसको कहते हैं, घनत्व को आप परिभाषित कर लेते हैं, घनत्व को आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेकिन कई बार होता क्या है, प्रश्न में जो प्रश्न पत्र बनाने वाला है वो कई बार ऐसे पूछ लेता है डेंसिटी को परिभाषित करिए। यदि आपने घनत्व को अंग्रेजी में नहीं जाना कि घनत्व को अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। या आप किसी इंडस्ट्री में काम करने गए तो वहाँ बीटेक किए हुए व्यक्ति, एमटेक किए हुए व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वो घनत्व, आपेक्षिक आयतन, आपेक्षिक भार ये सब ना बोलते हों, वो तो अंग्रेजी में बोलते होंगे। तो जब तक आपको वो चीज़ नहीं पता होगी, अंग्रेजी का शब्द पता नहीं होगा जैसा उसको बोला जाता है, तब आपको कम्युनिकेशन स्थापित करने में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो देखिए मैंने आपके लिए हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में उसको ब्रैकेट में लिखा है, और अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन किस तरह से करते हैं वो भी मैंने लिखा है। जैसे घनत्व को अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं तो डेंसिटी देखिए मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको ध्यानपूर्वक। इसी तरह से सभी तरह के माध्यम में सभी के लिए, जैसे कि ये देखिए डेंसिटी। इसी तरह से आपेक्षिक आयतन अंग्रेजी में स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो मैंने हिंदी में लिख दिया स्पेसिफिक वॉल्यूम। आपेक्षिक भार को स्पेसिफिक वेट कहते हैं तो ये देखिए मैंने लिख दिया। विस्कोसिटी श्यानता को कहते हैं तो ये देखिए विस्को। तो हिंदी में इसको भागने का, बचने का प्रयास मत करिए, इसको सीखिए आप लोग। इसको एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए। शब्द बार बार आपके सामने आएंगे जब तक आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आप पढ़ते रहेंगे, आप इससे जुड़े रहेंगे तो यही शब्द बार बार रिपीट होते हैं। तो एक बार आप सीख लेंगे तो फिर ये शब्दों की जो स्ट्रेंथ है, आपका एक जो भंडार है शब्दों का, वो बनता जाएगा और फिर आप लोगों के लिए बहुत एक सहूलियत भविष्य में करेगा। तो आइए पहले गुण के बारे में बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं घनत्व यानी डेंसिटी। अंग्रेजी में कई बार इसको मास डेंसिटी भी बोलते हैं। तो मैंने बड़े सरल तरीके से इसमें आपको समझाया है, आप इसको अगर ध्यानपूर्वक समझेंगे तो बिल्कुल आसान है। पहले परिभाषा की यदि हम बात करें तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो यानी द्रव्यमान, ये देखिए द्रव्यमान हमने लिखा, ये द्रव्यमान और आयतन, तो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, घनत्व। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अंग्रेजी में हम लिखना चाहें तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम।
द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को अंग्रेजी में कई बार मास डेंसिटी भी बोला जाता है, तो वो वही चीज़ है। मास यहाँ पर लिखा हुआ है, डेंसिटी की जगह क्या बोल दिया जाता है, मास डेंसिटी, या सीधा हम घनत्व कह रहे हैं। तो इसको जो प्रदर्शित किया जाता है, जो ये संकेत है, ये रो से प्रदर्शित किया जाता है। तो फार्मूला क्या बनेगा, घनत्व को आपने रो से प्रदर्शित कर दिया, तो रो बराबर द्रव्यमान को स्मॉल m से, आयतन को कैपिटल V से। तो ये फार्मूला बन गया रो बराबर m/v। तो हम इसको क्या करते हैं, बॉक्स में इस तरह से बंद कर देते हैं। तो ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए है, छोटे छोटे फार्मूले कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या कोई भी आप समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे, तो यही सारी चीज़ें काम आएंगी। अगर ये आप कंफ्यूज हो गए या आपको समझ नहीं आया, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अब इसकी इकाई निकालना है, यानी यूनिट क्या होती है घनत्व की। तो आप देखिए, मास की इकाई होती है किलोग्राम, और ये आयतन की इकाई होती है घन मीटर, यानी मीटर की घात 3, और ये केजी। तो केजी प्रति घन मीटर इसकी इकाई हो जाएगी, यानी केजी पर मीटर क्यूब। तो ये इसकी इकाई हो गई केजी पर मीटर क्यूब। तो हम कह सकते हैं कि घनत्व की जो इकाई होती है वो केजी पर मीटर क्यूब होती है। अब जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीके से जो पानी का घनत्व है रो, वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब मान लिया जाता है। कई बार टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने के साथ ये गुण चेंज भी हो सकते हैं। चेंज जैसे जैसे 1000 तो हम कैलकुलेशन गणना की उस पर सहूलियत के लिए ले लेते हैं मान, लेकिन जैसे 998 998 दशमलव कुछ होता है, या 999 हो सकता है, इस तरह से होता है। लेकिन गणना में सहूलियत रहे इसलिए हम पूरा उसको पूर्णांक मान लेते हैं, और लगभग वैल्यू इसकी 1000 ले लेते हैं। तो पानी का घनत्व रो अगर आपसे कोई पूछे कि कितना होता है, तो आपको बता देना है 1000, और साथ में इकाई भी बताना है, घनत्व की होती है केजी पर मीटर क्यूब। तो आपको बताना है पानी का घनत्व 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, इस तरह से। इसी तरह से आपसे कोई पूछे कि वायु का घनत्व कितना होता है, तो एक अंदाजा वैल्यू मैंने आपसे बताया, प्रेशर टेम्परेचर के अनुसार वायु का घनत्व भी चेंज हो सकता है। 1.23 भी हो सकता है, 1.25 भी हो सकता है, 1.26 भी हो सकता है। तो एक एवरेज वैल्यू हमने लिया है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 1.24 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये रेडीमेड हमको माइंड में रख लेना है कि बार बार ये चीज़ें आपको दी नहीं जाएंगी, आपको माइंड में बिल्कुल रख लेना है कि यहाँ पानी का घनत्व कहीं न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको नहीं दिया है, आपको लिख लेना है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। वायु का घनत्व 1.24 केजी प्रति घन मीटर होता है। तो इस तरह से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो बच्चों याद हो गया, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। परिभाषा जब लिखने की बात आए तो सीधा लिख दीजिए, द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है। फिर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, फिर संकेत लिख दीजिए कि इसको रो से प्रदर्शित किया जाता है। फार्मूले लिख दीजिए, घनत्व की जगह रो लिख दिया, द्रव्यमान की जगह स्मॉल m, और आयतन की जगह कैपिटल V। हो गया, सूत्र भी हो गया, इकाई भी निकल आई आपका। ये जो पानी और वायु के लिए आपको क्वांटिटी जो याद रखनी है, कितना मान होता है, इनके मान या वैल्यू याद रखनी है, वो भी आपको याद हो गए। अब दूसरा देखते हैं, आपेक्षिक आयतन। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके दूसरे भी नाम होते हैं, 2-3 नाम होते हैं, उन नामों से भी जाना जाता है। तो आप एक सब नाम मत याद करके बैठिए, उनके जो दूसरे तीसरे नाम भी वो भी याद करिए, क्योंकि कई बार दूसरे नाम से भी उसको बुलाया जा सकता है या प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो आपेक्षिक आयतन को अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो अन्य नाम इसको आपेक्षिक को बस खाली आपेक्षिक बदलता है, आपेक्षिक को हिंदी में विशिष्ट भी कहते हैं। तो आपेक्षिक आयतन को हिंदी में और क्या कह सकते हैं हम, विशिष्ट आयतन। तो परिभाषा आप बस इतना समझ लीजिए, जो आपेक्षिक आयतन या विशिष्ट आयतन होता है यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम, वो घनत्व का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, घनत्व का। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात। तो ये क्या हो जाएगा परिभाषा, आयतन तथा द्रव्यमान का अनुपात आपेक्षिक या विशिष्ट आयतन कहलाता है। तो ये देखिए आप इसको, ये परिभाषा में आपने लिख दिया आयतन तथा द्रव्यमान का। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात, ये उल्टा हो गया। तो आपेक्षिक आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बटे द्रव्यमान, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम पर यूनिट मास। संकेत इसको स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, आपेक्षिक आयतन को v से, स्मॉल v से, बराबर आयतन को कैपिटल V से, द्रव्यमान को स्मॉल m से, तो v बटे m। अब आपको पता है कि ये द्रव्यमान बटे तो v को नीचे ले आएंगे तो m बटे v हो जाएगा, यानी मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो ये रो हो जाएगा, तो 1 बटे रो। तो हम कह सकते हैं कि आपेक्षिक आयतन जो होता है वो घनत्व का व्युत्क्रम होता है।
ये बच्चों याद जरूर रख लेना है, कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। आपेक्षिक आयतन क्या होता है? घनत्व का व्युत्क्रम, यानी कि उसका उल्टा होता है। अब इसकी इकाई भी घनत्व की जो इकाई होती थी इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप आयतन की इकाई रख देंगे मीटर की घात 3, द्रव्यमान की रख देंगे किलोग्राम, तो इकाई क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब प्रति केजी, यानी मीटर की घात 3 डिवाइडेड बाई किलोग्राम। इस तरह से आप इसकी इकाई भी लिख सकते हैं। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसी तरह से आपेक्षिक भार। तो मैं आपसे बताया आपेक्षिक को हिंदी में और क्या कहते हैं? विशिष्ट। तो आपेक्षिक भार की जगह और क्या लिखा जा सकता है? विशिष्ट भार। तो परिभाषा क्या है? भार तथा आयतन का अनुपात आपका आपेक्षिक या विशिष्ट भार कहलाता है। किसका अनुपात? भार तथा आयतन का अनुपात, ये है परिभाषा। तो इसको आपको अच्छे से पूरा बढ़िया फैला के लिख देना है। भार तथा आयतन का अनुपात आपेक्षिक भार कहलाता है। तो आपेक्षिक भार बराबर क्या हो गया? भार बटे आयतन, या अंग्रेजी में लिखना चाहें तो आपेक्षिक भार को अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिक वेट इक्वल्स टू, भार को कहते हैं वेट और आयतन को वॉल्यूम। तो ये आपका अंग्रेजी में भी बन गया। संकेत इसको हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। आपेक्षिक भार को जो आप स्टैंडर्ड कई सारी बुक देखेंगे गामा से, और कई जगह ऐसी भी बुक्स हैं जिसमें स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं, तो उसमें कंफ्यूज या परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। दोनों ही संकेत ठीक हैं, जो आपको उचित लगे या किताब में लगे आप लिख सकते हैं, अपने माइंड में बैठा सकते हैं। दोनों पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो चाहे आप गामा लिख लीजिए संकेत इसको आपेक्षिक भार को, चाहे स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित कर लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो सूत्र लिखना आसान है, यही परिभाषा से सूत्र बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। आपेक्षिक भार को गामा से प्रदर्शित किया, बराबर का साइन, भार को कैपिटल डब्ल्यू से, आयतन को कैपिटल बी से, तो गामा इक्वल्स टू डब्ल्यू बटे बी। ये आपने इसको बॉक्स में बंद कर दिया फार्मूले को जब कॉपी में लिखना है। अब आप देखिए भार की इकाई न्यूटन होती है, आयतन की होती है मीटर की घात 3 या घन मीटर। तो इसकी इकाई आपेक्षिक भार की क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से ये देखिए न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी इकाई हो गई। बिल्कुल सिंपल होता है, जो जो लिखा हुआ है उसकी इकाई रख दीजिए तो वो आपका जो मेन वाली इकाई है वो आ जाएगी। तो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब इकाई होती है आपेक्षिक या विशिष्ट भार की। अब इसी को फार्मूले को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। तो भार तथा द्रव्यमान में संबंध आपने पहले पढ़ा होगा कि भार अलग चीज़ है, द्रव्यमान अलग चीज़ है। भार को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और जी होता है जो गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो ये हमको पता है, ये सूत्र जो आप देखें ये बहुत पहले से आपको पढ़ाया जा रहा है, आपने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा। डब्ल्यू बराबर एम गुणे जी होता है, यानी डब्ल्यू भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ये होता है। तो अब सूत्र में देखिए जो गामा था, आपेक्षिक भार था, गामा बराबर डब्ल्यू बटे बी, यानी भार बटे आयतन। तो डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी होता है, तो डब्ल्यू की जगह हमने एम इंटू जी रख दिया। यहाँ पर देखो ये एम इंटू जी रख दिया बटे वी। अब आपको पता है कि एम यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? रो। तो देखिए रो लिख दिया, इंटू जी वैसे का वैसे, तो रो इंटू जी हो गया। तो ये क्या हो गया? तो ये एक नया सूत्र बन गया, गामा बराबर रो इंटू जी। इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, इसलिए इसको रेडीमेड आपको याद रखना पड़ेगा समझकर, क्योंकि इसी से आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। आप एक चीज़ याद रख लीजिए, तो गामा यानी आपेक्षिक भार बराबर हम और क्या लिख सकते हैं? रो इंटू जी, यानी रो क्या है? घनत्व, इंटू जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो गामा बराबर रो इंटू जी। तो जी का मान जो होता है वो तो कांस्टेंट होता है, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यदि आपसे कहे पानी का आपेक्षिक भार कितना होता है, तो गामा बराबर होगा रो इंटू जी। तो पानी का घनत्व रख दीजिए, पानी का घनत्व होता है 1000, जी का मान होता है 9.81, तो 1000 गुणे 9.81 न्यूटन पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? पानी का आपेक्षिक भार। बिल्कुल सिंपल है, पानी का घनत्व आपको पता था, घनत्व की जगह 1000 रखा, गुणे जी का मान 9.81 रखा, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, ये पानी का अपेक्षिक भार आ गया। इसीलिए आपसे कोई पूछ रहा है वायु का घनत्व बताइए, तो आपको पता है गामा बराबर रो गुणे जी होता है। तो वायु का जो घनत्व होता है रो 1.24 होता है, और जो जी का मान है 9.81। तो ये वायु का जो आपेक्षिक भार, सॉरी यहाँ गलती से लिख गया, ये वायु का आपेक्षिक भार है गामा। यहाँ पर आप इसको मिटा दीजिए, वायु का घनत्व गलती से लिख गया। तो वायु का आपेक्षिक भार कितना हो जाएगा? गामा 1.424, यानी वायु का घनत्व गुणे इसका गुरुत्वीय त्वरण जी, यानी 9.81 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये आपका हो गया। तो इसी तरह से नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और है बहुत सरल, लेकिन देखने में बड़ा कठिन लगता है और स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं। इसको कहते हैं आपेक्षिक गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व।
क्या कहते हैं? आपेक्षिक गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अब आपेक्षिक को विशिष्ट भी कहते हैं, तो अन्य नाम कौन से हो जाएंगे? विशिष्ट गुरुत्व या विशिष्ट घनत्व। बिल्कुल आसान है याद रखना। तो एक सिर्फ इसका एक सूत्र आप याद रख लीजिए, उस सूत्र से आप सभी के लिए आप निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। वो ये है कि जो आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व होता है, आपेक्षिक गुरुत्व या आपेक्षिक घनत्व, ये उसको जो सूत्र होता है या परिभाषा हम कह सकते हैं, तरल का आपेक्षिक भार बटे मानक तरल का आपेक्षिक भार। ये सूत्र अगर आपने याद रख लिया तो समझ लीजिए ये आपको परिभाषा हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट याद हो गया। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? किसी तरल के आपेक्षिक भार तथा मानक तरल के आपेक्षिक भार के अनुपात को आपेक्षिक गुरुत्व कहते हैं या आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। दोनों नाम एक ही हैं। तो इसको एस से प्रदर्शित किया जाता है, अक्षर एस। एस मतलब स्पेसिफिक, इसका पहला शब्द एस ले लिया, तो एस बराबर हो जाएगा तरल का आपेक्षिक भार बटे मानक तरल का आपेक्षिक भार। ठीक है, तो फार्मूला एस बराबर क्या बन जाएगा? आपेक्षिक भार को किससे प्रदर्शित करते हैं? गामा से। तो सिंपल सूत्र याद रखने का तरीका देखिए, एक डब्बा बना के इस तरह से बॉक्स बना लीजिए। एस बराबर हो जाएगा गामा मतलब आपेक्षिक भार, नीचे तरल लिख दिया सब स्क्रिप्ट में, मतलब तरल का आपेक्षिक भार। नीचे गामा में मानक तरल लिखा है सब स्क्रिप्ट में, इसका मतलब मानक तरल का आपेक्षिक भार। तो एस बराबर यानी आपेक्षिक गुरुत्व आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? एस बराबर गामा तरल बटे गामा मानक तरल। अब आप देखिएगा गामा बराबर क्या हो, तो रो इंटू जी, तो ये हो जाएगा रो तरल इंटू जी, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है तो जी में सब स्क्रिप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से गामा मानक तरल बराबर हो जाएगा रो मानक तरल इंटू जी, क्योंकि गामा बराबर रो इंटू जी होता है। गामा बराबर होता है रो इंटू जी, अभी आपको पिछले उसमें हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो रो, अब ये जी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? रो तरल बटे रो मानक तरल। तो यानी दूसरे शब्दों में हम इसको परिभाषा ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी तरल का घनत्व और मानक तरल का आपेक्षिक, मानक तरल का घनत्व का जो अनुपात होता है वही आपेक्षिक गुरुत्व आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। यानी हम इससे भी परिभाषित इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। और इसकी चूँकि देखिए गामा ऊपर है, नीचे भी गामा है, तो गामा की भी सेम वही जो इकाई है वही नीचे है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हम कह सकते हैं इसकी कोई इकाई नहीं होती है, यानी कि ये यूनिट लेस होता है या इकाई रहित होता है। तो अब इसके आगे थोड़ा सा सूत्र को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि तरल लिखा है। तो पिछले वीडियोस में मैंने आपसे बताया था जब तरल की बात होती है तो इसका मतलब हम उसमें द्रव की भी बात कर रहे हैं और गैसों की भी बात कर रहे हैं। तो जब अलग अलग दोनों के लिए लिखें, मान लीजिए द्रव के लिए अलग लिखना पड़े और हम लिखना पड़े वायु के लिए या गैसों के लिए अलग लिखना पड़े, तो गैस के लिए फिर कैसे लिखेंगे और द्रव के लिए कैसे लिखें, इसको देख लेते हैं। तो अलग अलग कर देते हैं भाई, क्योंकि तरल के अंदर द्रव भी आते हैं और गैसें भी आती हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जो मानक तरल की बात हो रही थी, मानक तरल जो होता है, तो द्रव यदि कोई है तो द्रव के केस में मानक तरल पानी को माना जाता है। किसको माना जाता है? पानी को। और गैस का यदि केस है तो गैस के केस में मानक तरल हम किसको मानते हैं? वायु के। लीजिए इतना आपने याद रख लिया तो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ गया कि द्रव के केस में मानक तरल कौन होगा? पानी। और गैस के केस में मानक तरल कौन होगा? वायु। तो द्रव के लिए आप उसी सूत्र को लिख दीजिए, तो S बराबर हो जाएगा, जहाँ तरल था वहाँ द्रव कर दीजिए, तो द्रव का आपेक्षिक भार बटे मानक तरल था, तो क्योंकि द्रव आ गया तो मानक तरल कौन सा हो गया? पानी। तो द्रव का आपेक्षिक भार बटे पानी का आपेक्षिक भार, यानी S बराबर घनत्व के रूप में भी लिख सकते हैं, तो द्रव का घनत्व बटे पानी का घनत्व। अब देखिए, अब सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो S बराबर गामा द्रव बटे गामा पानी। गामा पानी आपको मालूम है मान कितना होता है? 1000 गुणे 9.81। इसी तरह से S बराबर हो जाएगा रो द्रव, द्रव का घनत्व बटे पानी का घनत्व। देखिए बिल्कुल सिंपल सूत्र बन गए। ये सारे सूत्र आपको ये बिल्कुल मुंह जवानी इनको याद रख लेना है, इतने बढ़िया से समझ के प्रैक्टिस करना है। गैसों की बात करें तो गैस का अपेक्षिक भार बटे मानक तरल कौन सा होगा गैस के केस में? हवा। हवा का अपेक्षिक भार या वायु हम कह सकते हैं, वायु का अपेक्षिक भार। तो S बराबर हो जाएगा, घनत्व के रूप में भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था जी जी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता, तो गैस का घनत्व बटे हवा का घनत्व। सूत्र लिखना चाहें तो गामा गैस के लिए लिख दीजिए बटे गामा, जब गैस की बात हो तो हवा आएगा मानक तरल, तो गामा हवा का हो जाएगा। तो एज और रो घनत्व के रूप में लिखना चाहें तो रो गैस के लिए बटे रो हवा के लिए। तो इस तरह से आप सूत्र बहुत बढ़िया तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखने में बहुत कठिन है, आप बुक से देखेंगे परेशान होंगे, 10 बार समझेंगे, लेकिन है ये बहुत आसान।
एक बार सिर्फ एक सूत्र आपने सीख लिया, उसको थोड़ा कॉपी में करके प्रैक्टिस कर लिया और देखा कि हाँ कट पिट के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। और सिर्फ ये सूत्र देखकर आप कुछ भी चीज़ परिभाषित कर सकते हैं, कुछ आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो एक और आज हम गुण की और एक अगली कड़ी में बात करने जा रहे हैं, संपीड्यता, यानी अंग्रेजी में कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। संपीडन मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना, संपीडन मतलब होता है दबाने से मतलब होता है। तो संपीड्यता से तात्पर्य वह बल के प्रभाव में किसी तरल के आयतन परिवर्तन से है। भाई कोई भी तरल है, जैसे वायु है किसी बीकर में भरी है, उसमें हम वाह बल लगाएंगे तो उसके आयतन में परिवर्तन होगी ना, जो वो संपीड्य होगी। संपीड्य होगी का मतलब वो दबेगी। तो इसको उसी से मतलब है कि संपीड्यता से तात्पर्य क्या है, वह दाब के प्रभाव में किसी तरल के आयतन परिवर्तन से है, उसको संपीड्यता कहते हैं। तो संपीड्यता को हमेशा संपीड्यता गुणांक के द्वारा मापा जाता है। अब ये संपीड्यता गुणांक क्या होता है, इसको देख लेते हैं। संपीड्यता गुणांक आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं सूत्र में, संपीड्यता गुणांक क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी 1/, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। तो इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये संकेत क्या है इसका, बीटा, अल्फा बीटा गामा जो होते हैं, तो ये बीटा है। फार्मूला क्या बन जाएगा, बीटा बराबर 1/k। के मतलब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो k का मान होता है वो हमने यहाँ जब रख देंगे तो हमको ये सूत्र इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे निकालते हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूँ कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कैसे आया। पहले तो सीधा सीधा आ गया बीटा बराबर 1/k, और k की जगह ये मान रखा तो ये इस तरह से हो गया। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कैसे आता है इसको देख लेते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है दाब में परिवर्तन, यानी डीपी या डेल्टा पी। आयतन विकृति मतलब विकृति बटे वास्तविक आयतन जो होता है वो आयतन विकृति कहलाता है, यानी कि उसमें आयतन में परिवर्तन बटे वास्तविक आयतन, तो ये होता है आयतन विकृति। तो डीपी ये आपका हो जाएगा दाब में परिवर्तन यानी डेल्टा पी। आयतन विकृति मतलब डेल्टा वी बटे वी, यानी आयतन विकृति होता है आयतन में परिवर्तन बटे वास्तविक आयतन। तो ये रखा तो माइनस साइन इसलिए लगाया है कि दाब में वृद्धि होने पर आयतन में कमी होगी, इसलिए ऋण चिन्ह लगाया गया है। यदि दाब में वृद्धि होने पर आयतन बढ़ता तो हम ये ऋण चिन्ह हटा देते, लेकिन उल्टा हो रहा है, दाब में वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है, आयतन कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऋण के चिन्ह लगाया गया है। तो ये डीपी या डेल्टा पी क्या है, तरल के दाब में परिवर्तन है, और ये डेल्टा वी तरल के आयतन में परिवर्तन है। वी तरल का प्रारंभिक आयतन है मीटर की घात 3 में, तो इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी होगी। तो आप देख लीजिए इसी को जो हम सूत्र को हम बैक वाले जो हमारा था वो देखिए इसमें रखा था, तो ये देखिए हो गया माइनस ये ऊपर चला गया डी वी, और वी इंटू डी पी नीचे रहा। देखिए ये v ऊपर चला गया, v इंटू डी पी, और डी वी इधर रहा, तो ये ऊपर चला गया, तो उसमें हम रखने से इसमें हमारा मान निकल करके आ जाएगा। एक बार आप प्रैक्टिस करिए, कॉपी में उसको लिख लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। उसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन बहुत ही एसेंशियल यानी कि अति आवश्यक कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप इनको नहीं सीखेंगे तो हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स जैसे विषयों को समझ पाना आपके लिए बहुत कठिन होगा। आप ना न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, ना किसी आगे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, इसलिए इनको अच्छे से सीख लीजिए। कुछ और भी गुण हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि पढ़ाने में कोई भी आपको चीज़ समझ ना आई हो, आप मुझे मेरी नॉलेज में लाएंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाकर फिर से इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने का आपको प्रयास करूँगा, और अगले वीडियो में कुछ और जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। तो इन्हीं आपकी मंगल कामनाओं सहित आज के वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।